साहब जय हिंद। कमांडर संजय कारवे सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। शुक्रिया सर, आपने समय दिया, थैंक यू इसके लिए। दरअसल इंडियन नेवी को लेकर मैंने आपसे बात करनी थी, क्योंकि रोल इंडियन नेवी का बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल है, जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक में उथल पुथल देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम अरब सागर में उथल पुथल देख रहे हैं, कहें तो इंडियन नेवी के सामने चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। और लगातार ये मांग हो रही है कि सबमरीन की जो संख्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर की जो संख्या है, भारत उसको बढ़ाना होगा, नहीं तो चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर यहाँ पर भारी पड़ सकते हैं। उसी कई सवाल हैं उस टॉपिक से जुड़े हुए, इसलिए सर मैंने आज आपको बुलाया है। अगेन शुक्रिया। सबमरीन से शुरू करूंगा सर मैं। सबमरीन को लेकर बात आ रही है कि भारत को हर हालत में कम से कम 6 से 7 न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत है। चाइना के पास लगभग 80 के आसपास सबमरीन है, उनमें से 18 से 20 जो है उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है। सबमरीन की भूमिका और सबमरीन वॉर में भारत कहां पर है पनडुब्बियों को लेकर सर? भारत में पनडुब्बियों का आगमन काफी लेट हुआ था, पाकिस्तान या चीन या दूसरे देशों के हिसाब से, क्योंकि हमारे देश का उस समय का यह मानना था कि हम सबमरीन या एक एग्रेसिव नेशन की जरूरत है, हमें किसी से लड़ाई करनी नहीं है, हमारे पर कोई आक्रमण करेगा नहीं, तो हमें सबमरीन की जरूरत क्या है। 1962 के युद्ध के बाद पूरे लोगों का या जो अपनी सरकार थी उनकी विचारधारणा बदली कि सबमरीन की जरूरत है। वैसे अगर आप हिस्ट्री में देखें इंडियन नेवी की, तो 1947 में जब सेपरेशन हुआ था और हमारे जो ब्रिटिश नेवल चीफ थे उन्होंने रेकमेंड किया था कि हिंदुस्तान में उस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कम से कम 8 से 10 सबमरीन होनी चाहिए। तो उसको एक्चुअली मूर्त स्वरूप आने में 15 से 20 साल लग गए। आज अगर आप देखोगे तो हमारे पास तकरीबन 16 कन्वेंशनल सबमरीन है। जब हम कन्वेंशनल सबमरीन कहते हैं वो नॉर्मल डीजल पे चलते हैं, डीजल से बैटरी चार्ज करते हैं और बैटरी चार्ज करने के बाद पानी के अंदर गोता लगाते हैं। लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उन्हें ऊपर सतह पे आना पड़ता है। जैसे आजकल की अपनी ईवी कार्स है कि आप एक बार बैटरी चार्ज कर लो तो आप 300 या 350 किलोमीटर चल सकते हो, उसके बाद आपको रुक के बैटरी चार्ज करनी ही पड़ती है। वही हाल कन्वेंशनल सबमरीन्स का होता है कि आपको बैटरी चार्ज करनी ही पड़ती है। बैटरी चार्ज करने के लिए पड़े आमतौर पर ये जो पनडुब्बियां है वो सुबह के समय 2:30 से 4 या 4:30 के समय ऊपरी सतह पे आती है और बैटरी चार्ज करती है। इंजन चला के धुआं निकलता है। 2:30 से 4 का समय ऐसा है कि ह्यूमन जो सर्केडियन साइकिल है उसमें भी अपना रिएक्शन टाइम थोड़ा स्लो होता है, तो लोगों का ऐसे मानना है कि इवन डिटेक्शन टाइम रडार पे लोगों का थोड़ा स्लो हो जाता है। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल टाइम। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपकी रेंज लिमिटेड है। आप पानी के सतह के नीचे 2 दिन 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन रह सकते हो। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपका एंड्योरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आप उतनी बैटरी पावर इस्तेमाल कर रहे हो। तो सबमरीन को ढूंढना वैसे तो मुश्किल है, इवन कन्वेंशनल सबमरीन को, लेकिन ये जो एडवांटेज है किसी भी देश के हवाई जहाजों को या शिप्स को, कि उनको पता है कि कन्वेंशनल सबमरीन को सतह पे तो आना जरूरी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगी ही। कन्वेंशनल सबमरीन का दूसरा प्रॉब्लम ये है वो ज्यादा गहरे तक गोता लगाती नहीं है। ओके सर। वो तकरीबन 60 से 200 मीटर 150 मीटर तक पानी में गोता लगाती है। तो हमारे जो एयरबोर्न हेलीकॉप्टर्स होते हैं या सेंसर्स होते हैं वो उनको पिकअप कर सकते हैं। 150, 200, 250 फीट तक सबमरीन को आराम से पिकअप कर सकते हैं। यहीं पे न्यूक्लियर सबमरीन का प्रवेश हो जाता है। न्यूक्लियर सबमरीन का अगर आप एंड्योरेंस देखो तो अनलिमिटेड है। सिर्फ उसका रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर जो न्यूक्लियर सबमरीन का है कि आप कितना राशन ले जा सकते हो सबमरीन में क्रू के लिए। इंजन की तरफ से या पावर की तरफ से, प्रोपल्शन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियोरेटिकली यू कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर मंथ्स टुगेदर। ओके, वाओ।
दैट इज द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोपल्शन। और पानी के अंदर न्यूक्लियर प्रोपल्शन से सबमरीन तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, तो उससे शिप्स को भी डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। न्यूक्लियर सबमरीन गहरे चलते हैं, 400 मीटर 450 मीटर, मतलब 1000 फुट से भी नीचे चलते हैं, तो उनको डिटेक्शन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप मर्चेंट ट्रैफिक देखोगे तो भारत का मर्चेंट ट्रैफिक जो है मैक्सिमम वो दो जगह से जाता है, एक इज रेड सी और दूसरा है मलाक्का स्ट्रेट। अभी मलाक्का स्ट्रेट से आगे चीन ऐसे क्लेम करता है कि वो सारी समुद्री भूमि और सागरी भूमि है वो उनकी है, उसके ऊपर अमेरिका को आपत्ति है, ऑस्ट्रेलिया को आपत्ति है, रशिया को भी आपत्ति है और हमें भी आपत्ति है। बिल्कुल सर। और इस जगह को आप कैसे प्रूव करोगे कि भाई ये हमारे भी इसमें हक है? तो द ओनली वे यू डू इट इज टू प्रूव योर प्रेजेंस। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो एक विजुअल डेटरेंट है जो आपको दिखाई देता है जी, ये एक बेड़ा चल रहा है। जैसे अभी भी किसी से भी बात करे जो हमारी उम्र के 71 की बात करते हैं तो 7th फ्लीट की याद आती है। तो 7th फ्लीट देखते लोग सोचते ओ एयरक्राफ्ट कैरियर चला, 40 एयरक्राफ्ट, उसके साथ और 10-12 जहाज। तो एक विजुअल डेटरेंट है, एक डर बैठ जाता है कि अरे नेवी के इतने लोग आ रहे हैं। तो इस हिसाब से एयरक्राफ्ट कैरियर का होना बहुत जरूरी है, आपकी स्ट्राइक रेंज बढ़ जाती है। जी। सबमरीन का एडवांटेज ये है कि इट इज अ साइलेंट डिटरेंट, आपको पता नहीं है वो कहाँ है। जी। एक बार सबमरीन पोर्ट से निकल गई, बंदर से निकल गई और पानी के अंदर गोता लगा लिया तो उसके बाद आपको पता नहीं है। पता नहीं। लोग अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि भाई पानी के अंदर गई है, न्यूक्लियर सबमरीन है तो साधारण 50 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। सोमवार को निकली है, अगले सोमवार तक 7 दिन हो गए तो 24 घंटे गुणिले 7 गुणिले 50 किलोमीटर। अभी इस रेंज में वो कहीं भी हो सकती है। ये बहुत एक बड़ी डरावनी बात होती है। इवन जो शिप्स होते हैं, नेवल शिप्स या मर्चेंट शिप्स, उनके लिए भी डरावनी बात है कि कहाँ ढूंढे। समुद्र में सबमरीन ढूंढना ये एक नीडल को ढूंढने जैसा है स्टैक में। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जी, अब मैं चीन के लिहाज से चीजों को आपसे समझना चाह रहा था क्योंकि चीन अपनी नेवल पावर में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर लें, एयरक्राफ्ट कैरियर पे चलने वाले फाइटर जेट की बात कर लें, सबमरीन की बात कर लें, फारगेट्स की बात कर लें, डिस्ट्रॉयर की बात कर लें, लगातार वो अपनी नेवी पे काम कर रहा है। और अमेरिका के लिए चुनौती है, नो डाउट फिलीपींस, जापान के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, चीन है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले उसको, चीन को लगता है कि वो भारत की आवाज को दबाए, भारत की ताकत को कमतर करके दिखाए। तो भारत के लिहाज से हम चीन की इस बढ़ती ताकत और साथ में पाकिस्तान को जो समर्थन है, सपोर्ट है चीन का, उसे कैसे देख सकते हैं सर? आपने बिल्कुल सही फरमाया है। चीन की ये जो पहल चल रही है वो अमेरिका, रूस या फिलीपाइन से ज्यादा भारत को बताने के लिए कि भाई देखो इंडियन ओशन हमारा है, भले नाम इंडियन ओशन हो जी जी, लेकिन इस पे हक हम जताएंगे। और इसलिए स्टेडीली उनकी सबमरीन स्ट्रेंथ ग्रो हो रही है। 5-6 से आज तकरीबन 80 के करीब उनके पास सबमरीन्स आ गई है। ज्यादातर उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है। तो यह बहुत जरूरी है हमारे देश को भी कि सबमरीन की संख्या बढ़ाए, खास करके न्यूक्लियर सबमरीन्स की संख्या बढ़ाए। वो ये रहा था पिछले 10 साल में, चीन को अचानक ये लगने लगा कि आसपास के जो हम लिटोरल स्टेट्स कहते हैं, इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मेडागास्कर, मॉरिशस, वो सब भारत पे डिपेंड करना शुरू हो चुके थे। तो चीन को ऐसे लग रहा था कि ये सारे नेशंस भारत के इन्फ्लुएंस के अंदर आ रहे हैं, तो हमें किसी तरह से ये इन्फ्लुएंस तोड़ना है। अब इन्फ्लुएंस आप कैसे तोड़ोगे? या तो इकोनॉमिक प्रेशर डाल के या मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखा के। इकोनॉमिक ऑलरेडी चीन ने शुरू किया है। आप देखो हर देश को वो बहुत लंबा चौड़ा कर्ज दे रहे हैं, लंबे चौड़े के लिए, और इंटरेस्ट रेट इज निग्लिजिबल, 0.25 और 0.5%। बिल्कुल ये हर देश मानता है कि आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन पॉलिटिक्स हर जगह सेम होती है। उस समय का नेता यही सोचता है ये प्रॉब्लम 10 साल बाद जो पीएम या प्रेसिडेंट होगा उसकी होगी, अभी तो मैं फंड्स देश में लेके आ रहा हूँ, बाद की बाद में देखेंगे।
चीन ने ये जो अपना इकोनॉमिक ग्रिप बिठा के रखा है साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीकन नेशंस पे, उसे तोड़ना भारत के लिए थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। लेकिन मिलिट्रीली इट इज पॉसिबल। अगर आप देखें तो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर और शॉर्टेज ऑफ शिप्स के बावजूद रेड सी एरिया में भारतीय नौसेना ने अपने जंगी जहाज तैनात करके रखे हुए हैं, और अच्छा जहां भी स्मगलर्स वगैरह किसी भी शिप पे अटैक करते हैं, अपने नौसेना के जहाज जाके वहां मदद करते हैं। लॉजिकली देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई हम तो सिर्फ मर्चेंट, इंडियन मर्चेंट शिपिंग की सेफ्टी के लिए है। बट ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि पूरी दुनिया में ऐसे ही रहेगा कि भाई इंडियन नेवी इज ए लोकल नेवी जो सिर्फ अपने मर्चेंट नेवी की सहायता कर सकता है। वैसे अभी जो मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में कि कोई भी शिप रेड सी से निकल के आ रही हो, अरेबियन सी में जा रही हो, तो ही कैन फील सेफ बिकॉज इंडियन नेवी इज देयर टू प्रोटेक्ट हिम। नाउ ये जो चीज है ये चीन को बहुत खल रही है। कि इसमें सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस नहीं है, वेस्टर्न नेशंस, यूरोपियन नेशंस, उनकी जो मर्चेंट शिपिंग है वो भी ओपनली प्रेस करते हैं कि वी फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन द रेड सी बिकॉज इंडियन नेवी शिप्स आर पेट्रोलिंग देयर। अभी आप यही सोचो कि पेट्रोलिंग शिप्स के साथ अगर आपके सबमरीन पे वहां पे तैनात हो तो किसी भी विदेशी ताकतवर चाहे देश हो या आपका शत्रु देश हो, वो भी 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है वो सबमरीन कहाँ पे है। सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग एक लंबी प्रोसेस है, और खास करके न्यूक्लियर सबमरीन एक बहुत लंबी प्रोसेस है। तो इसमें आज अगर हम बोले अप्रूव करें कि भाई मुझे 6 न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, आप मान लो 10 से 15 साल जब तक वो आ सकती है। रशिया से ये बड़ा चैलेंज है। और बीच में ऐसी खबरें भी आई थी सर कि जर्मनी के साथ बातचीत चल रही है सबमरीन को लेकर, क्या कोई अपडेट है इसको लेकर? क्योंकि भारत के चैलेंज जी, जर्मनी और फ्रांस के साथ हमारी चर्चा चल रही है कन्वेंशनल सबमरीन के लिए, जिसमें हम AIP दैट इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन चाहते हैं कि जो नॉर्मल कन्वेंशनल सबमरीन अगर 4 दिन पानी के अंदर रह सकती है, तो AIP के साथ वही सबमरीन 10 से 15 दिन रह सकती है। तो उसे ऊपर आने की जरूरत नहीं है, अंदर सेल्स लगाते हैं, इन एडिशन टू बैटरी हाइड्रोजन सेल्स लगाते हैं, और इन सेल्स के जरिए पावर जनरेट होती है। तो फाइनली आपको चार्ज करना पड़ेगा, बट जो हर दूसरे तीसरे दिन जो ऊपर आना पड़ता है वो ना होके आप 8-8 10-10 दिन 15 दिन 14 से 15 दिन आप रह सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल जी, एक आखिरी सवाल थोड़ा मेरा है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और क्योंकि मैं थल सेना में रहा हूं तो जमीन का तो पता है जमीन पे क्या होता है, लेकिन समुद्र के अंदर की जिंदगी कैसी होती है सर? बस मेरे दर्शकों को मुझे ये समझा दीजिए कि समुद्र के अंदर की जिंदगी कैसी होती है। समुद्र की, जब समुद्र शांत होता है तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन जब समुद्र शांत नहीं होता तो बहुत मुश्किल जिंदगी होती है। एक तो अधिकतर लोग सी सिक हो जाते हैं, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है लोगों को। अभी हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस में जब आर्मी के कोई जवान या अफसर या अधिकारी गण हो जाते हैं तो उनको वायुसेना के जहाज उठा के नीचे ग्राउंड लेवल पे लेके आते हैं। सी में जब आपको सी सिकनेस हो जाता है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्योंकि आपका जहाज 2000 या 3000 किलोमीटर दूर है शोर से। तो उसको सेलर को, अफसर को आप लाओगे कैसे? और कई बार तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि लोगों को खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती है सी सिकनेस में। और अगर समुद्र की बात, सबमरीन की बात करो आप, वो तो बहुत मुश्किल है। आप ही सोचिए 15 दिन, 1 महीना बिना आकाश देखे, बिना सूरज देखे, बिना धूप देखे या बिना चांद देखे एक ही कमरे के अंदर जिसमें आप झुक के चल रहे हो, रहना कितना मुश्किल है। वहां पे समथिंग नोन एज हॉट बंकिंग का इस्तेमाल होता है। मतलब सबमरीन में अगर 90 लोग हैं तो एक समय पे 40 लोग ड्यूटी पे रहते हैं, तो सिर्फ 50 लोगों को सोने की व्यवस्था बनाई गई है। क्योंकि मानना यह है कि सारे के सारे 90 लोग तो एक साथ सोएंगे नहीं, तो 90 लोगों की सोने की और रहने की व्यवस्था करने की जरूरत क्या है? 50 लोगों के लिए काफी है। मतलब आप जो अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस आते हो, आप किसी और के बिस्तर पे सो रहे, इसलिए मुझे हॉट बंकिंग कहते हैं। बिस्तर ऑलरेडी गर्म है, मतलब आपका अपना बिस्तर या आपकी अपनी जगह
ऐसी कोई चीज ही नहीं है सबमरीन में। और मोस्ट मिजरेबल ये है ना, आप सोचिए इवन जो कन्वेंशनल सबमरीन है वो जब रात को जी ऊपर जी आती है, मैक्सिमम उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है वो सबमरीन के ऊपर आता है, बाकी सब सबमरीन के अंदर ही रहते हैं। जब भी सबमरीन सतह से बिल्कुल आती है, पेरिस्कोप डेप्थ पे आती है, तो सबमरीन पूरी ऊपर आती नहीं, पेरिस्कोप डेप्थ पे आती जी है। एक एक महीना आप सूरज नहीं देख रहे हो, आकाश नहीं देख रहे हो, और आप अंदर रह रहे हो बिल्कुल एक सर छोटे से कमरे में। ये इट इज समथिंग लाइक इम्प्रिजनमेंट। बिल्कुल बिल्कुल और सर। अच्छा सेम भी कभी शक्लें आप अगर देखिए। ऐसा हो जाए कि आप सी के अंदर हैं और सबमरीन मूव कर रही है, लेकिन आपको ये भी आभास हो रहा है कि दुश्मन की, चाइना की या पाकिस्तान की सबमरीन भी आपकी रेंज में है, आधा 1 किलोमीटर की रेंज में है, फिर क्या होता है? क्या खामोश होकर सबमरीन बैठ जाती है, उसको जज करते हैं, रिस्पॉन्स करने का जवाब होता है क्या? क्योंकि क्या आपस में कोई कांटेक्ट हो पाता है, जैसे फाइटर पायलट वगैरह आपस में कांटेक्ट करते हैं, क्या ऐसा कुछ हो पाता है सर? नॉर्मली नहीं करते। यूएलएफ पे बात कर सकते हैं, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी पे, या वीएलएफ पे, वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे। बट नॉर्मली कोई भी सबमरीन कमांडर एक बार पानी के अंदर चले जाए तो दूसरे सबमरीन से बात नहीं करता। उसको सोनार से पता चल जाता है कि शिप है या सबमरीन है, तो वो भी जैसे आप कहते हैं चुप बैठ के फिंगर्स क्रॉस करके बैठा रहता है। दूसरी वाली जो सबमरीन का कमांडर होता है उसका भी हाल वही होता है, क्योंकि कोई भी सबमरीन कमांडर जब तक पॉलिटिकल डिसीजन न हो एग्रेसिव एक्शन ले नहीं सकता। जी स्ट्रेस तो रहता है, बिकॉज हर बार जो सबमरीन के अंदर है वो यही सोचता है सामने वाले सबमरीन में एक हाथ पागल बंदा निकला तो क्या। तो क्या होगा? आर्म फोर्सेस तो हर जगह डिसिप्लिन है, चाहे जी पाकिस्तान की जी हो, हमारी हो, चीन की हो, रशिया की हो या अमेरिका की हो। आर्म फोर्सेस तो डिसिप्लिन है, उसमें तो कोई जी शक जी नहीं है। ये तो हम कह नहीं सकते कि हम डिसिप्लिन और चाइनीज डिसिप्लिन नहीं या पाकिस्तानी डिसिप्लिन नहीं। सारी आर्म फोर्सेस डिसिप्लिन होती है, लेकिन सबमरीन में वो एक डर हमेशा लगा रहता है कि कोई एक आध बंदा ऐसा ना हो कि जो गलती से कोई ऐसा कदम उठा ले जो दोनों लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। और ओ, एक बार अगर सबमरीन में पानी के अंदर क्रैक वगैरह आ गया तो बचना बहुत मुश्किल है। प्रेशर इतना होता है हल के ऊपर पानी का, एक हल्की सी जी खरोच, हल्के से क्रैक से भी सबमरीन डूब सकती है। डूब सकती है, और फिर ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, ऑप्शन बहुत कम है। आना खत्म ही है फिर सब चीजें। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका लंबा वक्त आज मैंने आपसे लिया है, लेकिन आपने जो बातें बताई हैं वो मेरे दिल को छू गई हैं, और आई होप कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी ये बातें दिल को छुएंगी, अच्छी लगेंगी। थैंक यू सर, जय हिंद इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू राजेश थैंक यू जी, सर, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू सर।